में हुआ था। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया था, तो ये किसकी गठन किया था इन्होंने, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। अगस्त 1917 में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कहा गया। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वायत्त संस्थाओं के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। मॉन्टेग्यू ने इन सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्स फोर्ड के साथ मिलकर के भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मोंटफोर्ट रिपोर्ट तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप उदारवादी और मोंटफोर्ट रिपोर्ट के पक्ष में थे और वर्ष 1999 से 99 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक नए दल की स्थापना की थी। 1922 में गया के अधिवेशन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे, तो ये चित्तरंजन दास थे। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित सदस्य घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को बनाया और राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन जी रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई, तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कांग्रेस के हरिपुर जो गुजरात में है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी, तो ये दरभंगा के राजा ने सहायता प्रदान की थी। वर्ष 1888 में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की थी।
वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जे.बी. कृपलानी उस समय के अध्यक्ष थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो दिसंबर 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगाम 1924, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ एवं फैजपुर क्रमशः दिसंबर 1929, 1936 एवं दिसंबर 1936 तक, सरदार पटेल ने कराची मार्च 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये बी नंबर क्वेश्चन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नवंबर 1947 में जे.बी. कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में। गांधी इरविन समझौते जो दिल्ली समझौते को मंजूर देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक अर्थात 1939 और 38 दोनों में बने थे। सुभाष चंद्र बोस जो हैं 38 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वर्ष 1929 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष डॉक्टर निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता थे लोकमान्य तिलक, दूसरी लीग का नेतृत्व एनी बेसेंट के नेतृत्व में था।
दोनों लीगों की मांग स्वशासन थी और इस लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने उपयुक्त नारा दिया था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्र से अधिकतर नरमपंथी नेता थे। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश बाचा, योमेश चंद बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का ये कर्तव्य है कि उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वो समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंड्रों में नहीं हो सकता है। वे साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे और इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 ईस्वी के बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया और 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय वे के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वे बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिल करके किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष थे जो नरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। कौन नेता था जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष थे जो गर्म दल से नेता थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे और वो गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को संपन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है और वर्ष 1908 में पुलिस के द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मार करके जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला और अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर के सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था, यदि हम
वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि यमजी नराडे समाज सुधारक थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ये राजा वामबद्ध आंदोलन, ये इनकी पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेता की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीति जागरूकता उत्पन्न करना था। शेर ये पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय मशहूर थे। लाला लाजपत राय शेर ये पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता, पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब तो उपरोक्त में से एक से अधिक वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया या सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। तो ब्रिटिश सरकार बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अर्थात इनमें से एक से अधिक सही है, इसलिए इसमें से विकल्प जो होगा विकल्प ई करेक्ट होगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। किस वर्ष में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई? तो 6 वर्ष में। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चला कर 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन किस वर्ष वीर सावरकर के द्वारा हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अर्थात वीर सावरकर 1937 से 42, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। 1937 से 42 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। बीडी सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो अभिनव भारत से बीडी सावरकर संबंधित थे। अभिनव भारत जो है इसकी स्थापना 1904 में किया गया। स्थान था नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इन्होंने 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो ये बीडी सावरकर के द्वारा संगठित किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 में किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये मुजफ्फरपुर में किया था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? तो ये सूर्यसेन जो थे ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्प में से अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान ये तीनों लोग काकोरी कांड से संबंधित थे, जबकि सूर्यसेन नहीं थे। जिम्बरमैन योजना किससे संबंधित या जिम्बरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था? तो उपरोक्त में से सभी लोग इससे संबंधित थे, अर्थात लाला हरदयाल, भूपेन दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये तीनों लोग जिम्बरमैन योजना से संबंधित थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्बरमैन योजना का नाम दिया गया था। लाला हरदयाल, भूपेन्द्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर के जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना की थी। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो ये एन.एस. हार्डिकर के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सेवा दल जिसे मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो इसे मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे और सोराब जी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के.आर. कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में की थी। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थी एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। ये अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। ये झंडा कलकत्ता झंडे के परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा गया। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां पर फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में फहराया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया? तो ये 1924 में किया गया। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक थे सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक थे। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये मदनलाल धिंगरा को मृत्यु दंड दिया गया।
करजन वाले की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर किया। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा दी गई थी। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1924 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। ये घटना काकोरी कांड, वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो भगत सिंह थे। काकोरी कांड के बाद पुलिस के द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण ओहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदल करके उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HSRA रखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? ये तो बिस्मिल ने कहा था। उपरोक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में हुआ था। ये गजल उर्दू में लिखी गई थी और एक वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन थे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं थे, अर्थात सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल में से कोई नहीं थे। तो कौन था? तो बिस्मिल अजीमाबादी थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध नारा जो है ये इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया। हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। मशहूर नारा जो है इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ये हसरत मोहानी ने दिया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी हुई? तो ये फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1932 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में बैठ गया। सुखदेव, भगत सिंह,
राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो ये 23 मार्च 1931 को दिया गया। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1932 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो ये बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1932 को केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। तो आज के लिए बस यहीं तक हम पढ़ेंगे अनुशीलन समिति। शेष क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। चलिए हम मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।